नमस्कार बच्चों। कल हमने देखा था आपके अध्याय में संघनन के जो रूप थे उसमें हमने ओस, तुषार, कोहरा, कुआशा और बादल देखे। इसमें हमने बादल नहीं पढ़ा था। आज हम बादलों के बारे में देखें कि बादल किसे कहेंगे, क्या होते हैं। ठीक है, आप आसमान में देखते होंगे, आपको बादल दिखाई देते हैं। ठीक है, इनके बादलों के अलग अलग रूप होते हैं। यानी कि यदि हम बादलों को बांटें तो 4 भागों में बांट सकते हैं। इनको जो वर्गीकृत करते हैं वो 4 भागों में कर सकते हैं। सबसे पहले हमारे को ये देखना है कि बादल होता क्या है, किसे कहते हैं बादल। तो देखिए, बादलों का निर्माण वायु में उपस्थित, भाई वायु में धूल के कण होते हैं या नहीं होते? होते हैं। धूल के कण होते हैं, राख के कण होते हैं, नमक के कण होते हैं। तो ये वायु में बिखरे हुए होते हैं। ये महीन धूल के कण केंद्रकों के चारों ओर, यानी कि जो ये महीन धूल के कण होते हैं ये संघनन के लिए केंद्रक का काम करते हैं। जो जलवाष्प संघनित हो रही थी वो संघनित कहां जाकर हो रही थी? इन्हीं धूल के कणों के चारों तरफ हो रही थी। इसलिए इन धूल के कणों को संघनन के क्या कहते हैं? केंद्रक कहते हैं। इन्हीं वायुमंडल में पाए जाने वाले जो ये धूल के कण हैं, ये केंद्रकों के चारों ओर जलवाष्प के संघनित होने से, जब इन धूल के कणों के चारों ओर, जैसे मान लीजिए ये धूल के कण है, इनके चारों तरफ है, जब जलवाष्प संघनित होना प्रारंभ हो जाएगी, ठीक है, तो ये संघनित होने के बाद में किसका रूप ले लेती है? बादल का रूप ले लेती है। जब इन धूल के कणों के चारों तरफ जलवाष्प संघनित हो जाती है तो किसका निर्माण कर लेती है? बादलों का निर्माण कर लेती है। यानी कि हम यूं कर सकते हैं कि बादल जो जलवाष्प है, जलवाष्प का संघनित रूप है। रूप ही तो है ये। अब देखें हम कि बादलों के रूप कितने हैं, कितने प्रकार से हम बादलों का वर्गीकरण कर सकते हैं। तो हम पृथ्वी की सतह से ऊंचाई के आधार पर, उसके विस्तार, घनत्व और पारदर्शिता और अपारदर्शिता के आधार पर बादलों का वर्गीकरण करते हैं हम। यानी कि एक तो पृथ्वी की ऊंचाई के आधार पर कि कितनी ऊंचाई के ऊपर कौन सा बादल है, उसका घनत्व कितना है, उसमें कितनी पारदर्शिता है या पारदर्शिता नहीं है, इसके आधार पर हम बादलों को 4 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में बांटते हैं? 4 भागों में बांटते हैं। जैसे पक्षाभ मेघ है, कपासी मेघ है, स्त्री मेघ है और वर्षा मेघ है। इन 4 भागों में बादलों का वर्गीकरण किया जाता है। सबसे पहले हम देखेंगे पक्षाभ मेघ। पक्षाभ मेघ, इनका निर्माण 8000 से 12000 मीटर की ऊंचाई के ऊपर होता है। कितनी ऊंचाई पे? यानी कि पृथ्वी के धरातल से कितनी ऊंचाई पर? 8000 से 12000 मीटर की ऊंचाई, यानी कि 8 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर कौन से बादलों का निर्माण होता है? पक्षाभ मेघों का निर्माण होता है। ये पतले तथा बिखरे हुए होते हैं। बिल्कुल पतले होंगे और बिखरे हुए होंगे, यानी एक जगह नहीं होंगे, पतले पतले होंगे और बिखरे हुए होंगे। कई बार आसमान हमारे को साफ दिखाई देता है तो हम ऊपर की तरफ देखते हैं कि बादल छितरे हुए दिखाई देते हैं, बिखरे हुए दिखाई देते हैं और पतले पतले बादल, सफेद बादल दिखाई देते हैं। वो कौन से बादल होते हैं? पक्षाभ मेघ होते हैं, पक्षाभ बादल होते हैं। ये हमेशा सफेद रंग के होंगे, ध्यान रखना। बिल्कुल आसमान साफ है और ऊपर देखोगे तो सफेद रंग के बादल होंगे ये, और बिखरे हुए होंगे और बिल्कुल से पतले होंगे। यानी कि जो आपने पंख देखे हैं ना, पंख, जैसे कबूतर के पंख हैं, बिल्कुल सफेद कबूतर है तो उसके पंख हैं, ठीक है, ये पंखों की तरह दिखाई देते हैं। देखो कैसे दिखाई देंगे। जैसे ये है, ये जो तस्वीर है वो कौन से मेघ की है? पक्षाभ मेघ की है। कौन से की है?
पक्षाभ मेघ, यानी पक्षाभ बादल हैं ये। देखो ये पंख की तरह दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, छितरे हुए बिखरे हुए दिखाई दे रहे हैं और काफी ऊंचाई के ऊपर होते हैं। कितनी ऊंचाई के ऊपर होते हैं? 8 से 12 किलोमीटर या 8000 से 12000, क्या कह देंगे हम इसको, मीटर। ठीक है, बिल्कुल आपको सफेद दिखाई दे रहे हैं ये, ठीक है। तो इनको कौन से बादल कहेंगे? पक्षाभ मेघ कहेंगे। दूसरा देखिए कपासी मेघ। कौन सा मेघ आता है? कपासी। ये रुई के समान दिखाई देते हैं। जैसे रुई होती है ना, रुई का एक गुत्था निकालो और बाहर फेंको, रुई का दूसरा गुत्था निकालो बाहर फेंको, तो रुई कैसी दिखाई देती है? यदि इतनी रुई निकाल के बाहर फेंक दी, ठीक है, ये रुई की तरह दिखाई देंगे। और ये इनकी जो ऊंचाई होती है ये 4000 से 7000 मीटर की ऊंचाई पर होते हैं, यानी कि 4 किलोमीटर से 7 किलोमीटर की ऊंचाई पर कौन से मेघ देखे जाएंगे? कपासी मेघ देखे जाएंगे। ये छितरे तथा इधर उधर बिखरे हुए दिखाई देते हैं और चपट्टे आधार के होते हैं, यानी कि ये भी मेघ कैसे दिखाई देंगे? बिखरे हुए दिखाई देंगे। जैसे अब वर्षा काल के बाद में, थोड़े दिन के बाद, जब वर्षा रुक जाती है तो थोड़े दिन के बाद में यदि आप देखते हो तो रुई के समान बादल ऊपर बिखरे हुए, मतलब एक झुंड अलग है, दूसरा झुंड अलग है, उस तरीके के जो बादल होते हैं उसको कौन से बादल कहते हैं? कपासी मेघ कहते हैं। देखिए तस्वीर में जो ये बादल है, ये कौन से बादल है? कपासी मेघ है ये। देखो ये रुई की तरह, ठीक है, बिखरे हुए हैं ये यहां है, ये यहां है, ठीक है, इस प्रकार से बिखरे हुए मेघ है, ठीक है। इनको क्या कहते हैं? कपासी मेघ कहते हैं। फिर आता है स्त्री मेघ। कौन सा? स्त्री मेघ। ये हमेशा परतदार में मिलेंगे, यानी कि इनकी परतें दिखाई देंगी, परतों के रूप में दिखाई देंगे ये, ठीक है, जो आकाश में बहुत बड़े भाग पर फैले होते हैं। ये बादल सामान्यतः या तो ऊष्मा के ह्रास या अलग अलग तापमान पर हवा के आपस में मिश्रित होने से बनते हैं, ठीक है। यानी कि इनके जो बादल हैं ये स्तर के रूप में, एक स्तर के बाद में दूसरा स्तर, तीसरा स्तर, इस तरीके से आपको परतों के रूप में ये दिखाई देते हैं। जैसे फिर आता है वर्षा मेघ, ठीक है। जितनी भी वर्षा होती है आपकी, ज्यादातर जो वर्षा होती है कौन से मेघों के द्वारा होती है? वर्षा मेघ के द्वारा होती है। ये गहरे काले और स्लेटी रंग के दिखाई देते हैं। कैसे रंग के होंगे ये? काले और गहरे स्लेटी रंग के दिखाई देंगे। ये मध्यम स्तर या पृथ्वी की सतह के काफी नजदीक होते हैं। पृथ्वी की सतह के ये काफी नजदीक होते हैं, ठीक है। ये सूर्य की किरणों के लिए अपारदर्शी हैं, यानी कि जो सूर्य की किरणें हैं वो इन बादलों से नहीं आ सकती। क्यों? क्योंकि ये कैसे रंग के हैं? काले रंग के हैं, ठीक है, और गहरे स्लेटी रंग, गहरे मतलब इनसे सूर्य की जो किरणें हैं वो धरातल के ऊपर नहीं पहुंच पाती हैं, ठीक है। वर्षा मेघ मोटे जलवाष्प की आकृति विहीन संहित होते हैं, यानी सबसे ज्यादा जो वर्षा होती है वो इन्हीं के बादलों की वजह से होती है। जैसे हम तस्वीर में देखें तो जो ये बादल हैं, ये कैसे बादल हैं? मेघ वर्षा मेघ वाले होते हैं। ये कैसे होते हैं? वर्षा मेघ हैं ये, ठीक है, गहरे काले हैं, स्लेटी रंग के हैं। सूर्य की किरणें इनको पारदर्शी नहीं, यानी कि दिखाई नहीं देते सूर्य की, ठीक है। इसके बाद में हम देखें कि ये 4 मूल रूपों में बादल मिलकर निम्न रूप के बादलों का निर्माण करते हैं। जो ये 4 रूप थे, ये पहला करते हैं ऊंचे बादल। ऊंचे बादल होंगे 5 से 14 किलोमीटर। और कौन कौन से आएंगे इसमें? पक्षाभ स्त्री, पक्षाभ कपासी। कौन से आएंगे? पक्षाभ स्त्री और पक्षाभ कपासी। मध्यम ऊंचाई वाले जो 2 से 7 किलोमीटर के होंगे, इसमें स्त्री मध्य तथा कपासी मध्य आएंगे। और कम ऊंचाई के बादल जो 2 किलोमीटर से कम होंगे, इनमें स्त्री कपासी, स्त्री वर्षा मेघ और कपासी वर्षा मेघ आते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं
कि वर्षा क्या है। आपने देखा होगा वर्षा को भी देखा होगा, आप वर्षा में नहाते भी हो, ठीक है। तो ये वर्षा क्या है, कहां से आती है, किस प्रकार से आती है। देखिए, जब किसी कारणवश जलवाष्प से लदी हुई वायु ऊपर उठती है, जलवाष्प से लदी हुई जिस वायु में जलवाष्प होगी वो ऊपर उठेगी, ठीक है, वह ठंडी हो जाती है और जलवाष्प का संघनन होने लगता है। भाई पहले तो क्या होगी, जो वायु है जिसमें क्या है, जलवाष्प है, ये वायु क्या होगी, ऊपर उठेगी। ऊपर उठेगी तो ये क्या होगी, जलवाष्प क्या हो जाएगी, ऊपर उठेगी तो तापमान कम होगा, तापमान कम होने के कारण ये क्या होगी, संघनित होगी। होगी कि नहीं होगी, ठीक है। इस प्रकार जल कण पैदा होते हैं और वे वायुमंडल में उपस्थित धूल कणों में एकत्रित वायु में तैरने लगते हैं और मेघों का निर्माण हो जाता है। मेघ किसी अवरोध से टकराकर अपनी नमी जल के रूप में पृथ्वी के धरातल को दे देते हैं, इसे ही क्या कहते हैं, वर्षा। देखिए भाई, सबसे पहले जो जलवाष्प से लदी हुई जो वायु थी, ये वायु क्या होती है, ऊपर जाती है, ठीक है। ऊपर तापमान कैसा रहता है, कम रहता है, तो तापमान कम होगा तो ये जलवाष्प क्या हो जाएगी, संघनित हो जाएगी। किसके चारों संघनित होगी, संकेंद्रकों के चारों ओर। और संकेंद्रक कौन कौन से होंगे, जो धूल के कण थे, नमक के कण थे, इनके चारों तरफ क्या हो जाएगी, ये संघनित हो जाएगी। संघनित होकर किसका निर्माण करेगी, ये बादलों का। किसका निर्माण करेगी, बादलों का। और जब बादल भारी हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, भारी, तो वायु इनको रोक नहीं पाती। वायु क्या नहीं कर पाती, रोक नहीं पाती, क्योंकि भारी होने के कारण गुरुत्वाकर्षण बल बढ़ जाता है। क्या हो जाता है, गुरुत्वाकर्षण बल बढ़ेगा, वायु इसका रोक नहीं पाएगी। गुरुत्वाकर्षण बढ़ेगा तो ये बादल क्या होंगे, नीचे गिरेंगे। नीचे गिरेंगे तो इनमें जो जलवाष्प संघनित हुई थी, ये जलवाष्प पानी की बूंदों के रूप में धरातल के ऊपर आएगी। ये ही पानी की बूंदें जब धरातल के ऊपर आती हैं तो इसको क्या कहते हैं, हमें वर्षा कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्षा कहते हैं। ये वर्षा 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की। देखो कौन कौन सी है। पहली है संवहनीय वर्षा। कौन सी वर्षा है, संवहनीय वर्षा। और दूसरी है पर्वतीय वर्षा, और तीसरी है चक्रवातीय वर्षा। पहली देखते हैं संवहनीय वर्षा किसे कहेंगे। जब भूतल बहुत गर्म हो जाता है तो उसके साथ लगने वाली वायु भी क्या हो जाती है, भाई धरातल यदि गर्म होगा तो धरातल के पास में जो वायु थी वो भी क्या होगी, और यदि वायु गर्म हो गई तो वायु ऊपर उठेगी या नीचे जाएगी, ऊपर उठेगी, ठीक है। वायु क्या होगी, ऊपर उठेगी। वायु गर्म होकर फैलती है और हल्की वायु ऊपर उठने लगती है और संवहनीय धाराओं का निर्माण हो जाता है। यानी संवहन किसको कहते हैं, जब कोई वायु क्या हो, धरातल से ऊपर की ओर जाए, उसको क्या कहेंगे, संवहन कहेंगे, ठीक है। तो वायु धरातल के पास में क्या हुई, गर्म हुई। गर्म होने के बाद में वायु क्या हुई, ऊपर उठने लगी, तो इसको क्या कहेंगे, संवहन कहेंगे, ठीक है। ऊपर जाकर यह वायु क्या हो जाती है, ठंडी। यानी कि जब ये गर्म वायु ऊपर गई संवहन के रूप में, ऊपर का ताप क्या है, कम है, तो यहां पर ये वायु क्या हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, ठंडी होकर क्या करेगी, ये संघनित होगी। ठंडी होकर क्या करेगी, ये संघनित होकर होगी, और संघनित होने से क्या बनेंगे, बादल बनेंगे, और बादल बनने के बाद में क्या होगी, वर्षा होगी। ऐसी वर्षा को क्या कहेंगे हम, संवहनीय वर्षा। ध्यान रखना, ज्यादातर संवहनीय वर्षा कहाँ होती है, भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में होती है। कहां पर होती है, भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में होती है। क्यों होती है, क्योंकि भूमध्य रेखीय जो क्षेत्र है वहां पर संघनन वनस्पति पाई जाती है, तापमान अधिक प्राप्त होता है उस क्षेत्र को, तो वहां की वायु क्या होगी, गर्म होगी। वहां पे जो आर्द्रता है, आर्द्रता भी ज्यादा पाई जाती है, तो आर्द्रता अपने अंदर ग्रहण करेगी, ठीक है। ग्रहण करके ऊपर उठेगी, ऊपर उठकर क्या होगी,
तापमान कम होने की वजह से संघनित होगी और वहां पर वर्षा होगी। संवहनीय वर्षा का एक नियम और है, जब ये जो दिन का समय होता है ना 3 से 4 बजे, दोपहर में 3 से 4 बजे जरूर वर्षा होती है। कौन सी? संवहनीय वर्षा। ठीक है, इसको क्या कहेंगे? संवहनीय वर्षा। अब हम देखते हैं कौन सी? पर्वतीय वर्षा। कौन सी वर्षा है? पर्वतीय वर्षा। देखिए, जब कोई भी वायु जलवाष्प से लदी हुई है, कैसी? जलवाष्प से लदी हुई है, यानी जलवाष्प से भरी हुई है, और यदि वो उस वायु के सामने कोई पर्वत है, क्या है? कोई पर्वत है। ठीक है, मान लीजिए यहां पर जलीय भाग था और यहां की जो वायु है वो किससे? जल से लदी हुई है, यानी जलवाष्प है, उसमें जलवाष्प है तो वायु चलेगी, वायु चलेगी तो आगे अवरोध क्या आ गया? पर्वत। लेकिन पर्वत आ गया तो ये ऊपर चढ़ेगी कि नहीं चढ़ेगी पर्वत के? जब ये ऊपर चढ़ेगी यानी कि यहाँ का तापमान क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। कम होगा तो जो वायु जलवाष्प ले रखी थी वो क्या हो जाएगी? संघनित हो जाएगी, और संघनित होकर यहाँ पर क्या करेगी? वर्षा करेगी। इसको कौन सी वर्षा कहते हैं? पर्वतीय वर्षा कहते हैं। अब देखिए, जैसे मान लीजिए यहां तो वायु क्या हुई? ऊपर चढ़ी, ठीक है, और यहां पर संघनित होकर वर्षा की। ठीक है, सबसे जो ज्यादा वर्षा करती है पर्वतीय वर्षा, वो कहां पर करती है? पवनामुखी ढाल पर करती है। कौन से ढाल पर? यानी कि पवनामुखी ढाल कौन सा होगा? ये वाला। ठीक है, सबसे ज्यादा वर्षा करेगी। मान लीजिए ये पवन ऊपर चढ़ जाती है, ऊपर चढ़ने के बाद में पर्वत के दूसरी ओर क्या करेगी? ये पवन नीचे उतरेगी। जब ये नीचे उतरती है तो इस पवन और पर्वत के बीच में क्या होता है? घर्षण होता है। घर्षण की वजह से क्या होगा? पवन गर्म होगी। क्या होगी? गर्म होगी। इसलिए यहां पर बहुत ही कम वर्षा करेगी। ये क्या करेगी? बहुत ही कम वर्षा करेगी। कौन सी साइड? पवनामुखी, सॉरी पवनाभिमुखी। सबसे ज्यादा वर्षा तो कहां कर रही है? पवनामुखी ढाल पर। और इस साइड में कौन सा ढाल हो जाएगा? पवनाभिमुखी। ठीक है, पवनाभिमुखी ढाल के ऊपर ये कैसी वर्षा करेगी? कम वर्षा करेगी। तो कई बार जो ये क्षेत्र है, कौन सा क्षेत्र है? पवनाभिमुखी जो ढाल है पर्वत का, वो उसके ऊपर वर्षा नहीं होती है, और इस क्षेत्र को क्या कह देते हैं हमें? वृष्टि छाया क्षेत्र। कैसा क्षेत्र कहेंगे? वृष्टि छाया क्षेत्र। तो वृष्टि छाया क्षेत्र किसको कहेंगे? जहां जो पवनाभिमुखी ढाल है, पर्वतों के पवनाभिमुखी ढाल है, वहां पर वर्षा नहीं होती है, उस क्षेत्र को क्या कहेंगे? वृष्टि छाया क्षेत्र कहेंगे। ठीक है, तो ये बात किसकी की? हमने पर्वतीय वर्षा की। ठीक है, अब दूसरी तीसरी जो वर्षा है वो कैसी है? चक्रवाती वर्षा है। ठीक है, चक्रवाती वर्षा किसको कहेंगे? जो चक्रवात के कारण होती है। किसके कारण होती है? चक्रवात के कारण होती है। आपने इसके बारे में अध्ययन कर चुके हैं आप। चक्रवाती वर्षा के कारण वर्षा जो है इसका अध्ययन पहले ही कर चुके हैं आप, क्योंकि इसमें चक्रवात भी पढ़ लिया था आपने और प्रति चक्रवात भी पढ़ लिया था। उससे जो वर्षा होती है उसको क्या कहेंगे? हमें चक्रवातीय वर्षा कहेंगे। ठीक है, चक्रवातीय वर्षा में आपको ध्यान ही होगा कि चक्रवात में जो सेंटर है, जो बीच का सेंटर है, उसमें तो क्या हो जाता है? वायुदाब निम्न हो जाता है, और बाहर से वायु क्या हो जाती है? अंदर की ओर प्रवेश करना। बाहर का वायुदाब क्या होगा? ज्यादा होगा, और सेंटर का वायुदाब कम होगा, जिससे पवने सेंटर की ओर आएंगी और ये पवने अपने
साथ में। और पहली बात, चक्रवात कहाँ बनता है? ज्यादातर जलीय क्षेत्रों में बनता है, महासागरों में बनता है। तो वहां से जब पवन बाहर से अंदर की ओर आएगी तो वो पवन अपने साथ में क्या लेके आएगी? जलवाष्प की मात्रा लेके आएगी। और जहां केंद्र होगा वहां पर जलवाष्प संघनित होकर क्या करेगी? वर्षा करेगी। ठीक है। जो ही चक्रवात है धरातल के ऊपर पहुंचता है तो धरातल के ऊपर पहुंचते ही चक्रवात क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। उसको क्या कहेंगे? उस क्षेत्र को चक्रवात का लैंडफॉल कहेंगे। क्या कहेंगे? चक्रवात का लैंडफॉल कहेंगे। तो इस प्रकार से आपका ये चैप्टर क्या हो गया? समाप्त हो गया है। ठीक है। अब हम अगले वीडियो में अगला चैप्टर देखेंगे। धन्यवाद।